तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्लैनेट कमीलियन पे जाने के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू क्या करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने। उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि मिस्टर किबोरू, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और लिया तीनों माउंट डोरमेंट के अंदर जाते हैं, पर उस वोल्केनो के अंदर जाते जाते गोकू को काफ़ी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। हम लोग देखते हैं कि वो वोल्केनो के अंदर अंधेरे में नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि मिस्टर गोकू, मिस लिया, आप अपनी पूरी अटेंशन मुझ पर रखना। ये जगह एक असली भूल भुलैया है और इसे इस हिसाब से बनाया गया है कि जो भी इसके अंदर आए वो खो जाए। अगर आप दोनों में से कोई एक भी खो गया तो हो सकता है कि वो हमें फिर कभी ना मिले। गोकू काफ़ी हैरान हो रहा होता है। वो जानता है कि मिस्टर किबोरू सही बोल रहे हैं। वो बोलता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। जब से मैं इस वोल्केनो के अंदर आया हूँ तब से मैं की को महसूस नहीं कर पा रहा और मेरी सेंस ऑफ लोकेशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर मैं गलती से यहाँ पर खो गया तो हो सकता है कि मुझे सारी दीवारें तोड़नी पड़े बाहर आने के लिए। मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि पर अगर आप ऐसा करोगे तो ये पूरी जगह हिल जाएगी और उस ककून के अंदर हीरो की ताकत बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैल सकती है जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स को हिला देगी। अचानक से ही मिस्टर किबोरू को एक रास्ता दिखता है और वो एकदम से उतरते उतरते एक गुफा के अंदर जाते हैं। लिया और गोकू उन्हें फॉलो करते हैं। एकदम से लिया काफ़ी एक्साइटेड होकर बोलती है कि मिस्टर किबोरू, हीरो के ककून को छुपाने से अच्छा ये नहीं रहेगा कि वो हम गॉड्स की प्रोटेक्शन में रख दिया जाए। ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा और इस तरीके से वो ककून हमेशा हमारे ध्यान में भी रहेगा। मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि मिस लिया, क्या आपको पता है कि ऐसा पहले किया जा चुका है। सच्चाई तो ये है कि प्लैनेट कमीलियन वो पहली जगह नहीं है जहाँ पर हीरो के ककून को छुपाया गया है। सबसे पहले उस ककून को छुपाया गया था कोनाट्सू नाम के एक प्लैनेट पर, जहाँ पर बहुत ही ताकतवर जादूगरों की रेस रहती थी। ये प्लैनेट जिसका नाम कोनाट्सू था वो असल में इस यूनिवर्स के सबसे पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का घर था। इसीलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि ये ककून उनके प्लैनेट पर बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। गोकू के दिमाग में एकदम से सबसे पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इमेज आने लग जाती है। गोकू बोलता है कि मिस्टर किबोरू ज़रूर उसी शख्स के बारे में बात कर रहे होंगे। हम देखते हैं कि ये सबसे पहला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल टेपियन की तरह लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर किबोरू उड़ते उड़ते एकदम से गुफा के बाहर जाने लग जाते हैं। उन्हें वहाँ पर रोशनी दिख रही होती है। जैसे ही मिस्टर किबोरू, गोकू और लिया उस रोशनी तक पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं। गोकू और लिया बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, पर तभी मिस्टर किबोरू एकदम से रास्ता ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस रास्ते के बारे में बुक में पढ़ा था। इसके बाद मिस्टर किबोरू आगे की कहानी बताते हैं। मिस्टर किबोरू बताते हैं कि फिर उनके प्लैनेट के काफ़ी सारे जादूगर हीरो के पावर से अट्रैक्ट होने लग गए और ताकत की भूख उनके दिल और दिमाग पर हावी हो गई, जिसके बाद एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसने उस मॉन्स्टर को आज़ाद कर दिया। मिस्टर किबोरू गोकू और लिया को कहानी बताते बताते आगे भी ले जा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हीरो की आज़ादी हमारे यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी तबाही का कारण बनी। सबसे पहले हीरो ने उन्हीं जादूगरों को मारा जिन्होंने उसे आज़ाद किया था और इसके बाद हीरो ने कोनाट्सू प्लैनेट के सभी लोगों को मार दिया। इसके बाद उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। कोनाट्सू प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद हीरो ने अपनी डिस्ट्रक्शन की जर्नी को जारी रखा और पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रक्शन फैलाता रहा और अपनी आज़ादी के कुछ ही समय में उसने इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला दी कि कोई सोच भी नहीं सकता है। मिस्टर किबोरू रास्ता ढूंढते ढूंढते गोकू और लिया के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और बोलते हैं कि हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हीरो का सामना किया, पर वो मॉन्स्टर हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल था और हमारे सबसे पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने सेलेस्टियल मेज के खिलाफ वॉर में भी सर्वाइव किया था। पर आखिरकार उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो प्राइमोर्डियल बीस्ट को अपने कंट्रोल में लाने में कामयाब हो गए और आखिरकार उन्होंने उस मॉन्स्टर को उस ककून के अंदर फिर से कैद कर दिया। लिया पूछती है कि तो क्या वो उसके बाद हीरो को यहाँ पर लेकर आ गए। मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि हाँ, उनके हिसाब से हीरो की ताकत किसी को भी करप्ट कर सकती है और इसीलिए वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ना ही किसी मॉडल पर और ना ही किसी गॉड पर। इसीलिए उन्होंने ग्रैंड सुप्रीम काय ऑफ टाइम से एक प्लैनेट बनवाया जो कि यही प्लैनेट है और वो हीरो को यहाँ पर लेकर आ गए ताकि वो सभी से छुपा रहे। गोकू पूछता है कि इसके बाद उस शख्स के साथ क्या हुआ। मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि मुझे इस बारे में पूरी तरीके से नहीं पता, पर कई लोग कहते हैं कि उन डिस्ट्रॉयर गॉड को खुद पे और खुद के लोगों पे बहुत ज़्यादा घिन आने लग गई। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि उनके प्लैनेट के लोगों ने उस मॉन्स्टर को आज़ाद कर दिया, जिसकी वजह से यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा तबाही मची। उनके दिल में इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था, इसीलिए उनका दिल टूट गया
और इसी वजह से उन्होंने अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन को भी छोड़ दिया और गायब हो गए। गोकू बोलता है क्या सच में? क्या एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सच में अपनी जगह को ऐसे छोड़ सकता है और गायब हो सकता है? मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, रूल्स के हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अपनी पोजीशन को इस तरीके से छोड़ने पर एक बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट दी जा सकती है, पर दिक्कत ये थी कि पनिशमेंट देने के लिए वो कभी मिले ही नहीं। इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि उन्होंने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया कि उन्हें कोई कभी भी ना ढूंढ पाए, या फिर ऐसा ही कुछ। लिया बोलती है कि लगता है वो शख्स काफ़ी समझदार था। हम देखते हैं कि गोकू, लिया और मिस्टर किबोरू एक गड्ढे के ऊपर खड़े होते हैं। मिस्टर किबोरू गोकू से बोलते हैं कि मिस्टर गोकू, आपके लिए ये कहानी जानना सच में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यूनिवर्स के इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सबसे पहली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जनरेशन में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, और अभी तक हमारे यूनिवर्स की हिस्ट्री में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रहे हैं। और इसके बावजूद भी वो हीरो को अपने कंट्रोल में लाने में कामयाब नहीं हुए थे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी पावर्स में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, और ताकि आप इस जगह पर थोड़ा बहुत ध्यान रखें और इस बीस्ट के ककून को भी बहुत ध्यान से डील करें। गोकू के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के समझ आ रहा होता है कि वो इस बात को समझ गया है। इसके बाद मिस्टर किबोरू, गोकू और लिया तीनों उस गड्ढे के अंदर जाते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 के क्वीन प्लैनेट्स पर वापस आते हैं और देखते हैं कि वेजिटा और कूलर की लड़ाई अभी भी जारी है। वो दोनों ही अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा प्लैनेट तबाह हो रहा होता है। हालांकि वेजिटा अभी भी लड़ते लड़ते काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है, पर कूलर अपना सब्र खो रहा होता है। हम देखते हैं कि कूलर वेजिटा के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, पर वेजिटा को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वेजिटा कूलर के पेट में पंच मारता है। दोनों एक दूसरे पे बहुत ही खतरनाक अटैक्स कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि दोनों ही बहुत बुरी तरीके से घायल भी हो चुके होते हैं। पर लड़ाई को देखकर ये बात क्लियर होती है कि वेजिटा इस वक्त कूलर पे हावी है। हम देखते हैं कि वेजिटा कूलर के चेहरे पे पंच मारता है और इसके बाद उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। कूलर पीछे की तरफ गिर रहा था, पर एकदम से वो खुद को रोकता है और चिल्लाता है कि तुम बेवकूफ़। इसके बाद वो फिर से वेजिटा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कूलर वेजिटा से लड़ते लड़ते पूछता है कि तुमने एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे पाया जो तुम्हारी ताकत को लगातार बढ़ाती है, और बैटल की भूख के साथ आखिर कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पा सकता है। वेजिटा इसके बारे में सोचने लग जाता है और बोलता है कि मैंने इस ताकत को कैसे पाया। इसके बाद हम वेजिटा की मेमोरीज को देखते हैं। हम उस समय में आते हैं जब गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए चुना गया था। वेजिटा सोच रहा होता है कि जब कैकारोट को एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में बदला गया तब मैं समझ गया कि हम दोनों की ताकत के बीच में जो डिफरेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम देखते हैं कि वेजिटा और बुल्मा गोकू के लिए काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद हम लॉर्ड बीरस और वीस को देखते हैं और वो देख रहे होते हैं वेजिटा को। वेजिटा बीरस और वीस के सामने झुका हुआ होता है। वो बोलता है कि मैं लॉर्ड बीरस और वीस के पास गया ताकि मैं ट्रेनिंग के बारे में पूछ सकूं, ऐसी ट्रेनिंग जो मेरी लिमिट से काफ़ी आगे हो। इसके बाद उन्होंने मुझे उस जगह के बारे में बताया, एंटी लाइफ डायमेंशन। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वेजिटा इतने लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा था। एक ऐसी डायमेंशन जो कि हमारी सोच से बिल्कुल उल्टी थी। ये जगह हमारे यूनिवर्स के रूल्स के हिसाब से बिल्कुल उल्टी थी। ये जगह एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा कूड़ेदान था। हम देखते हैं कि वेजिटा जब इस डायमेंशन में गया तो वो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करता है। कई मीटियोर्स वेजिटा की तरफ आ रहे होते हैं और वेजिटा उन सबसे लड़ता है। ये जगह इस तरीके से बनाई गई थी कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो कि यूनिवर्स के बैलेंस को ख़राब करती है वो इस जगह पर फेंकी जा सकती है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई भी ज़िंदगी नहीं हो सकती। उस जगह पर गर्मी, सर्दी या फिर कुछ भी, हर चीज़ वहाँ पर एक्सट्रीम थी और वहाँ पर हर मोमेंट के साथ क्लाइमेट चेंज होता रहता था। उस डायमेंशन में मेरा हर सेकंड इस तरीके से बीता कि जैसे वो डायमेंशन सच में ज़िंदा हो और मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो। असल में ऐसा नहीं था। ये जगह असलियत में ज़िंदा नहीं थी, बस इसका नेचर ही ऐसा था कि ये लाइफ को रिजेक्ट करती थी और मेरा बस वहाँ पर होना ही वहाँ के नेचुरल ऑर्डर के हिसाब से उल्टा जा रहा था। हम देखते हैं कि वेजिटा एक बहुत ही बड़े तूफान के बीच में खड़ा हुआ होता है। वेजिटा बोलता है कि मैंने वहाँ पर पूरे 2 हफ्ते बिताए, बिना खाने, बिना पानी और बिना नींद के, और उन 2 हफ्ते में मुझे एक भी मिनट का आराम नहीं मिला। वहाँ पर मैं जितने भी समय रहा वो जगह मुझे टॉर्चर करती रही, और सबसे बुरी बात ये हुई कि वीस ने मेरे ऊपर जो ऑक्सीजन की लेयर बनाई थी वो भी धीरे धीरे करके अपनी फंक्शनैलिटी को लूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से मैं दम घुटने की वजह से भी मर सकता था। हम देखते हैं कि वेजिटा सर्वाइवल के लिए एकदम से पावर अप करता है और हम देखते हैं कि आखिरकार वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहाँ पर रहने की फ़िज़िकल और मेंटल लिमिट्स ऐसी खतरनाक जगह पर सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और क्योंकि मैं वहाँ से बाहर निकलना चाहता था इसीलिए मुझे डिस्ट्रक्शन की प्योरेस्ट फॉर्म की ज़रूरत लगने लग गई, और उस समय वो हुआ। हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। इसके बाद हम लड़ाई पर वापस आते हैं
और वेजिटा अपने मन में बोल रहा होता है कि उस समय मैं ताकत की एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। मैंने ऐसी जगह पर 2 हफ्ते बिताए जहां पर ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है और मैं वहां पर ज़िंदा रहा। वेजिटा अभी भी कूलर पे हावी हो रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि कूलर, इसीलिए मैं तुमसे कभी भी नहीं हार सकता। एकदम से वो कूलर के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। कूलर को ये सारी बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। कूलर ने ये सारी बात सुन के भी वेजिटा के सामने हार नहीं मानी होती है और वो अभी भी वेजिटा को टक्कर दे रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि मैं वो हूँ जो सैयन रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो जिसके रगों में सैयन्स का रॉयल ब्लड है, यानी कि यूनिवर्स की सबसे महान रेस का ब्लड। ये बोलकर वेजिटा कूलर के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। हम देखते हैं कि वेजिटा के पंच से कूलर पीछे गिरने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा कूलर की तरफ अपनी उंगली करता है और कूलर अचानक से ही रुक जाता है। कूलर काफ़ी हैरान था और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपने हाथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है। वेजिटा बोलता है कि इसीलिए मैं इस फाइट को जीतने वाला हूँ। हम देखते हैं कि वेजिटा इसके बाद कूलर को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। कूलर वेजिटा की एनर्जी की वजह से वेजिटा की तरफ खिंचा हुआ आ रहा होता है। वेजिटा चिल्लाता है क्योंकि मैं हूँ सैयन्स का प्राउड प्रिंस। कूलर समझ जाता है कि वो वेजिटा की तरफ खींच रहा है और अपने आप को नहीं बचा सकता। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटा कूलर के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और हम देखते हैं कि ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि इसकी वाइब्रेशन पूरे की पूरे प्लेनेट पर जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि इस पंच की वाइब्रेशन से पूरा का पूरा प्लेनेट फट जाता है। हर तरफ प्लेनेट के टुकड़े टुकड़े हो रखे होते हैं। वेजिटा का पंच इतना ज़बरदस्त था कि कूलर की छाती इससे चढ़क जाती है और उसकी छाती पे क्रैक्स दिखने लग जाते हैं और तभी कूलर के मुंह से खून निकलने लग जाता है जो कि वेजिटा के मुंह पे गिरता है। वेजिटा कूलर को एक और बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और हम देखते हैं कि कूलर पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है। कूलर बहुत तेज़ी से गिर रहा होता है। कूलर अपने मन में सोचता है कि प्रिंस ऑफ ऑल सैयन्स, तुम अपने सैयन प्राइड के बारे में बोल रहे हो, पर मेरे प्राइड का क्या? जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं अपनी रेस में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। मेरे फादर ने बहुत ही उत्सुकता से मेरे जन्म का इंतज़ार किया क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा, पर मेरी एबिलिटीज़ मेरे फादर की एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई। मेरे फादर जितना सोच सकते थे मैं उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा ताकतवर था और जल्द ही मैंने कोल्ड आर्मी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पा ली। मैं ना सिर्फ अपने फादर की किंगडम का प्रिंस था बल्कि उनका मेन जनरल भी था। कोई भी वॉरियर, कोई भी आर्मी मेरे खिलाफ नहीं जा सकती थी। इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में महान प्रिंस कूलर जैसा कोई भी नहीं था। पर मेरे पिता और मेरे भाई मेरी ताकत से इतने ज़्यादा जलने लग गए कि उन्हें मुझसे डर लगने लग गया। इसीलिए उन्होंने मुझे धोखा दिया और यही मेरे हार का कारण बना। और अब जब मैं इतने सालों बाद वापस आ गया हूँ तो मुझे क्या मिलता है? जिस महान आर्मी को रूल करने का मैं हकदार था, अब वो तबाह हो चुकी है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो कि आज मेरा किंगडम होता, इसका मैं जन्म से हकदार था, पर आज इसमें इतने सारे लोग हैं जो कि मुझसे सुपीरियर हैं। यहाँ तक कि ये बेवकूफ़ सैयन्स जिन्हें मैं अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था, ये भी अब मुझे हरा सकते हैं। हम देखते हैं कि कूलर स्पेस में गिर रहा होता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को माफ़ नहीं कर सकता। कूलर एकदम से जाके प्लेनेट के एक बहुत ही बड़े टुकड़े से टकराता है। वेजिटा कूलर को देख रहा था। वो बोलता है कि मैं अब इसे ख़त्म कर देता हूँ, इससे पहले कि प्लेनेट की सारी ऑक्सीजन जो कि मुझे मिल रही है वो ख़त्म हो जाए। हम देखते हैं कि वेजिटा अपने हाथ में एक हकाई का अटैक बना रहा होता है। वो बोलता है कूलर, तुम्हारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। तभी हम देखते हैं कि कूलर की बॉडी चमकने लग जाती है और वेजिटा काफ़ी हैरान होता है। हम देखते हैं कि कूलर वेजिटा को ही देख रहा होता है और कूलर एकदम से छलांग लगाकर वेजिटा की तरफ बढ़ता है। वेजिटा बोलता है कि अब ये क्या हो रहा है? कूलर के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकल रही होती है और हम देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। वेजिटा कूलर को देखता है और तभी हम देखते हैं कि कूलर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से बाहर आता है। कूलर अब अपने असेंडेड फॉर्म में होता है और गोल्डन फॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। कूलर बोलता है कि ये मेरी असल में फाइनल फॉर्म है, यानी कि मेरी सबसे ताकतवर फॉर्म। वेजिटा थोड़ा बहुत घबराया हुआ लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये एनर्जी, ये तो बिल्कुल अलग लेवल पर है। कूलर बोलता है वेजिटा, तुम बोल रहे हो कि सैयन्स का प्रिंस होने की वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा प्राइडफुल हो, पर मैं भी यूनिवर्स का क्राउन प्रिंस होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्व रखता हूँ। एकदम से कूलर अपना मास्क लगा लेता है और बोलता है कि चलो देखते हैं कि दोनों में से किसका प्राइड ज़्यादा बड़ा है। कूलर फाइनली अपनी असली ताकत दिखा रहा है, पर क्या वेजिटा में इतनी ताकत बची है कि वो कूलर का सामना कर पाए? ये हम जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।